बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं और स्पेक्ट्रम्स कितने किस्म के होते हैं और स्पेक्ट्रम्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और फिर स्पेक्ट्रम की इतनी अहमियत क्यों है और स्पेक्ट्रम्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताते हैं। इन तमाम ही मौज़ूआत पर आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस टर्म को डिस्कस करेंगे, कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम अपने असली मौजू पे आएंगे। तो स्पेक्ट्रा क्या है जी? इट इज द इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रा। या आप ये कहें जी द फोटोग्राफ ऑफ रेडिएशंस ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इज नोन एज स्पेक्ट्रा। तो रेडिएशन जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलती हैं उन की जो पिक्चर मिलेगी या उनका जो इफेक्ट मिलेगा उसको आप क्या कहते हैं? उसे स्पेक्ट्रा कहते हैं। अगर इस एक्सपेरिमेंट को डार्क रूम के अंदर करवाएंगे तो फिर आप इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर कि ये विजिबल पोर्शन के अंदर लाइट मौजूद होगी। क्या आप ये जानते हैं जी कि लाइट का कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं और कुछ हिस्सा आप नहीं देख सकते। जो विजिबल रीजन है उसे तो आप अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन विजिबल लाइट से पहले वाला यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको आप अल्ट्रा वायलेट लाइट कहते हैं। उसे आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसी तरह विजिबल लाइट के बाद वाला रीजन यानी उसकी एनर्जी इससे कम होती है, विजिबल से कम होती है, वो इंफ्रारेड लाइट कहलाती है। तो उसको भी आप नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अगर वो विजिबल लाइट है तो उसे तो आप फोटोग्राफिक प्लेट पे बआसानी ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके लिए आपको डार्क रूम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर रूम डार्क होगा तो फिर आपको ये लाइट बआसानी ऑब्जर्व हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रा कहते हैं। और अगर ये लाइट विजिबल रीजन के अंदर नहीं है तो उसको ऑब्जर्व करने का तरीका ये होता है जी कि फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाती है और रेडिएशन आती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को अपनी एनर्जी के हिसाब से डिस्ट्रॉय करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर निशान डाल जाती हैं, जिसके नतीजे में उस फोटोग्राफिक प्लेट को स्टडी किया जाता है और उससे जो पैटर्न हासिल होता है उसको आप स्पेक्ट्रा कहते हैं जी। आजकल जिस स्टडी के तहत स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया जाता है उस स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी अब बहुत एडवांस है और इसके ग्राफ, इसके पैटर्न्स और इससे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अंदाज़ा हो जाता है जी। तो जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे वो बहुत ही सिंपल है, वो बिल्कुल बेसिक है और उसके अंदर हम जो रेडिएशन को डिस्कस करेंगे वो तमाम रेडिएशंस वो हैं कि जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क रूम के अंदर। लेकिन अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बहुत एडवांस है और उसमें फिर आपको नेकेड आई से ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि स्पेक्ट्रम जो आपको मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं जी उस स्पेक्ट्रम को फिर मुख्तलिफ तरीके से स्टडी किया जाता है। तो इन्हीं स्पेक्ट्रा की स्टडी जो रेडिएशन से हासिल हुआ यानी रेडिएशन से बनने वाले इफेक्ट या रेडिएशन से हासिल होने वाले स्पेक्ट्रा की स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर क्योंकि हम स्पेक्ट्रम्स को स्टडी कर रहे हैं तो आज का लेक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहलाएगा, क्योंकि हम रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए डिस्पर्जन का फिनोमेना को समझना जरूरी है। तो डिस्पर्जन क्या होता है इसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है। एंड डिस्पर्जन इज द फिनोमेना ऑफ ब्रेकिंग वाइट लाइट into its component wavelength or its component colors. This is known as dispersion. तो जो सनलाइट है या जो वाइट लाइट है असल में वो वाइट आपको इसलिए दिखती है जी क्योंकि उसके अंदर तमाम के तमाम कलर्स मौजूद होते हैं। और अगर इसी वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाए तो ये मुख्तलिफ कलर्स के अंदर ब्रेक हो जाती है और हर कलर की एक ख़ास वेवलेंथ होती है। तो वाइट लाइट का अपनी कंपोनेंट्स वेवलेंथ के अंदर
या वाइट लाइट का कंपोनेंट्स कलर के अंदर ब्रेक हो जाना, इस फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं जी। तो इस वाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया, जब प्रिज्म से पास किया तो ये मुख्तलिफ कलर के अंदर डिकम्पोज हो गई, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। तो इसके अंदर आपको वाइट लाइट 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है, और ये जो 7 कलर्स हैं ये आपके रेनबो कलर्स कहलाते हैं, और इसको छोटी क्लासेस के अंदर विबग्योर के नाम से याद करवाया जाता है, VIBGYOR। तो वी वॉयलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड कहते हैं जी। तो ये इन तमाम कलर्स अगर ये एक साथ मौजूद हों तो एक साथ मिलकर ये वाइट लाइट डेवलप करते हैं, लेकिन इसी वाइट लाइट को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये वाइट लाइट अपने बनाने वाले कलर्स के अंदर और या बनाने वाली रेडिएशन ये मुख्तलिफ वेवलेंथ रखती हैं, इसके अंदर वो स्प्लिट अप हो जाता है और इसी फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं। और ये नेचुरल फिनोमेना है, और जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो इन्वायरमेंट है वो वेट हो जाता है और पानी के कतरे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। जब सूरज निकलता है तो सूरज जैसे ही इन पानी के ड्रॉपलेट से गुजरता है तो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म का काम करते हैं और इस वाइट लाइट को उसके कंपोनेंट्स कलर के अंदर ब्रेक कर देते हैं, और एक ब्यूटीफुल फिनोमेना या ब्यूटीफुल रेनबो आपको ऑब्जर्व होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स मौजूद होते हैं। तो ये जो डिस्पर्जन है ये बेसिकली नेचुरल फिनोमेना है, और ये वाइट लाइट के साथ होता है जी। तो वाइट लाइट जो कि मुख्तलिफ कलरों पर मुश्तमिल होती है, अगर इसको प्रिज्म से पास करेंगे या नेचुरली अगर ये वाटर के ड्रॉपलेट से गुजरेगी तो वाटर का ड्रॉपलेट भी प्रिज्म का काम करेगा, और उसकी वजह से ये वाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स कलर के अंदर ब्रेकअप हो जाएगी। इसी फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करने जा रहे हैं, तो डिस्पर्जन हमने पढ़ा। अब ये इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है जी, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो व्हेन अ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, तो रेडिएशन जो किसी सोर्स से इमिट हो रही है, मिसाल के तौर पे सूरज से इमिट होने वाली रेडिएशन हो गई, या किसी बल्ब से इमिट होने वाली रेडिएशन हो गई, या आप ये कहें जी कि डिस्चार्ज ट्यूब से जो रेडिएशन इमिट आउट हो रही थी उनको ले लें, तो ये जितनी भी रेडिएशन है ये कहीं ना कहीं से निकल रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही बल्कि ये कहीं से इमिट हो रही है। सनलाइट से इमिट हो रही है, बल्ब से इमिट हो रही है, कैंडल से इमिट हो रही हैं, या आप ये कहें जी कि ये डिस्चार्ज ट्यूब से इमिट हो रही हैं। तो इनको अगर प्रिज्म से पास कराया जाएगा और प्रिज्म से पास कराने के बाद इनको मुख्तलिफ वेवलेंथ के अंदर अगर स्प्लिट हो जाएंगी, देखिए जो लाइट है वो मुख्तलिफ लाइट पर मुश्तमिल है, यानी मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट्स पर मुश्तमिल है। एक लाइट या एक एनर्जी या एक रेडिएशन अगर आपको कहीं से इमिट होती हुई नजर आ रही है, हो सकता है वो मोनोक्रोमेटिक हो। मोनोक्रोमेटिक का मतलब कीजिए कि उसके अंदर सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट हो, तो ऐसा उमूमन कम होता है और लाइट को मोनोक्रोमेटिक बनाना पड़ता है जी। उमूमन जो लाइट होती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, और पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है जी कि उसके अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट्स मौजूद हैं। तो ये जो रेडिएशंस हैं ये जिसके अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट मौजूद है, यानी ये जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन है, तो इनको अगर प्रिज्म से पास कराया जाता है तो ये मुख्तलिफ वेवलेंथ के अंदर ब्रेकअप हो जाती हैं, और ये जो फिनोमेना है इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं। तो कहीं निकलने किसी सोर्स से निकलने वाली लाइट को अगर प्रिज्म से पास करवाया जाएगा और प्रिज्म से पास करवाने के बाद वो अपने मुख्तलिफ कंपोनेंट वेवलेंथ की कंपोनेंट्स के अंदर अगर वो टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, ये स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है जी। तो इमिशन का मतलब है जी कि रेडिएशन कहीं से इमिट हो रही हो उससे स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करना। तो ये रेडिएशन किसी सोर्स से इमिट हो रही थी, तो ये रेडिएशन जो स्पेक्ट्रम बनाएंगी उस स्पेक्ट्रम को इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो जो दो किस्म के हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर वो दोनों ही इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं जी, और ये दो किस्म के स्पेक्ट्रम अब आपके सामने है जी।
और आपको इन दोनों स्पेक्ट्रम के अंदर फर्क वाज़े तौर पर नजर आ रहा होगा। ये जो ऊपर स्पेक्ट्रम बना हुआ है उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो नीचे स्पेक्ट्रम बना हुआ है उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपने देखा जी कि कोई ब्लैक स्पेस नहीं है, तमाम के तमाम आपको कलर नजर आ रहे हैं। यानी रेड की एक अपनी वेवलेंथ है और वॉयलेट की एक अपनी वेवलेंथ है जी। तो हर वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अगर किसी एक भी वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से कम हो जाएगी तो उसकी जगह ब्लैक स्पेस आ जाएगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। और ये जो नीचे आपको स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है ये आपको लाइन स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है जी, कि यहाँ पर आपको एक रेड कलर की रेडिएशन नजर आ रही है और उससे पीछे भी आपको ब्लैक स्पेस है और उसके आगे भी ब्लैक स्पेस है। फिर आपको एक येलो कलर की लाइन नजर आ रही है, फिर स्पेस है, फिर आपको ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है, फिर स्पेस है, और फिर ब्लू कलर और वॉयलेट कलर की लाइट आपको नजर आ रही है, और उसके आगे पीछे स्पेस है। तो एक यानी यहाँ पे आपको चंद ही रेडिएशन नजर आ रही है और यहाँ पे आपको तमाम की तमाम रेडिएशन नजर आ रही हैं। तो ये दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक को कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, दूसरे को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं जी। तो ये दो स्पेक्ट्रम की किस्में हैं। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम को हम डिटेल के अंदर पढ़ने जाएंगे। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अब आपके सामने लिखी है। ये लिखा है जी, द स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज नो बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द कंपोनेंट्स वेवलेंथ और कलर्स, दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो एक ऐसा स्पेक्ट्रम कि जिसके अंदर देयर इज नो बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन, कोई तफरीक की लकीर ना हो, या अगर मैं सिंपल लफ्जों में कहूं तो कोई ब्लैक स्पेस ना हो, कोई डार्क स्पेस ना हो, और तमाम की तमाम वेवलेंथ उसके अंदर मौजूद हो, हर कलर उसके अंदर मौजूद हो कि जिससे वो बनी है जी। तो ऐसी स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तस्वीर आपके सामने है जी। तो रेड से लेकर वॉयलेट तमाम की तमाम आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, और बीच के अंदर कोई डार्क स्पेस या कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, कोई ब्लैक स्पेस नहीं है जी। तो ऐसा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, उसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है जी। और ये लिखा हुआ है जी, द स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज अ बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कंपोनेंट्स वेवलेंथ और कलर्स, दिस इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। तो बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन या द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन या ब्लैक फ्रिंजेस, ये ब्लैक स्पेसेस, ये लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद होती हैं और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से ये मिस होती हैं जी। तो ये अब आपको लाइन स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपको बार बार हर कलर ब्लैक स्पेस से सेपरेटेड है, यानी यहाँ की तमाम वेवलेंथ मिस है, ये इमिट ही नहीं हुई है जी। ये भी तमाम वेवलेंथ मिस है, इसी तरह ये तमाम वेवलेंथ मिस है। तो जहां जहां आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है वो वेवलेंथ मिस हो गई है, और जो आपको कलर्ड नजर आ रही है इसका मतलब है सिर्फ उसी एनर्जी की लाइट इमिट हुई है। यानी अगर आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर हर वेवलेंथ की लाइट इमिट हुई है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था। और अगर आप लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसके अंदर कुछ ही वेवलेंथ की लाइट इमिट हुई है, और हर वेवलेंथ का एक अपना कलर होता है अगर ये विजिबल लाइट है जी। तो इसलिए यहाँ पे आपको मुख्तलिफ रीजन के अंदर मुख्तलिफ कलर दिख रहे हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के दरमियान अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को किस तरह से बनता है इस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम सन और इनकैंडेसेंट लैम्प, तो अगर सन से या लैम्प से जो लाइट इमिट हो रही है इसको प्रिज्म से पास कराया जाएगा, तो ये व्हाइट लाइट क्योंकि 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है जो कि 7 कंपोनेंट्स कलर कहलाते हैं, उसके अंदर ये डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स अभी आपने पीछे पढ़ा, डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है जी। इसके अंदर जो सबसे लीस्ट डेविएट होता है, यानी सबसे कम जो एंगल ऑफ डेविएशन का शिकार होता है या सबसे कम जो मुड़ता है जी, वो रेड कलर का बैंड होता है।
और दूसरे हाथ पर जो सबसे ज्यादा मुड़ता है या डेविएटेड होता है वो वॉयलेट कलर का बैंड होता है। और इसके दरमियान 5 कलर्स होते हैं जी, जो VIBGYOR आपने पढ़ा है। तो वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएटेड होता है, सबसे कम डेविएटेड रेड होता है, और इसके बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर मौजूद होता है जी। तो ये 7 कलर्स पर जो व्हाइट लाइट मुश्तमिल होती है वो सातों के सातों कलर के अंदर टूट जाती है जी। और ये जो बैंड्स हैं, ये तमाम के तमाम जो कलर्स हैं जी, जिसके अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड जो आ रहा है, ये इतने क्लोज मौजूद होते हैं कि इनके दरमियान कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती। आप ये नहीं बता सकते जी कि वॉयलेट कलर कहाँ पे खत्म हुआ, इंडिगो कलर कहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर इंडिगो कलर कहाँ पे खत्म हुआ, और ब्लू कलर कहाँ से स्टार्ट हुआ। तमाम के तमाम कलर्स इस तरह से मिक्स होते हैं जी कि आपको इनके दरमियान फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है जी। और कोई ब्लैक लाइन नहीं होती जिसको आप ये कह सकें जी कि यहाँ पर ब्लू कलर खत्म और यहाँ पर इंडिगो कलर स्टार्ट हो रहा है जी। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर ब्लैक स्पेस ना हो, जिसके अंदर गैप ना हो, तो ऐसा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये जो मुख्तलिफ कलर्स आपको दिख रही हैं, अब यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई फॉर्म में आ गया जी। ये जो कलर हैं, इन कलर का ताल्लुक असल में वेवलेंथ से है, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन होता है। और मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि विजिबल से ज्यादा जो एनर्जी है वो अल्ट्रा वॉयलेट की है जी, इसका मतलब है उसकी वेवलेंथ कम होगी। और विजिबल के अंदर जो रेड है, रेड के बाद जो रीजन है उसको इंफ्रारेड कहते हैं। और मैंने क्या बताया था कि विजिबल से कम एनर्जी होती है इंफ्रारेड की, इसलिए वेवलेंथ रेड की ज्यादा होगी। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 रेज टू द पावर -10 मीटर होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं जी। तो वॉयलेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, रेड की लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है 7000 एंगस्ट्रॉम, और इसके बीच में यानी आप 4001 कहें, 4010 कहें, फिर 4020 कहें, उसके बाद 4050 कहें, 5000 कहें, तो ये तमाम की तमाम वेवलेंथ आपको इस स्पेक्ट्रम के अंदर मिलती हैं। कोई वेवलेंथ भी मिस नहीं होती, इसलिए ये स्पेक्ट्रम आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखता है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम की तमाम वेवलेंथ इस स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद होती हैं, और ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है जी। तो ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है अभी आपके सामने है डायग्राम की फॉर्म में। तो ये लाइट इमिटिंग सोर्स है, ये सन भी हो सकता है, या इनकैंडेसेंट लैम्प भी हो सकता है। इनकी रेडिएशन को आपने स्लिट से पास किया, स्लिट से पास इसलिए किया ताकि इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए और ये एक ही डायरेक्शन के अंदर आ जाए। उसके बाद फिर इनको प्रिज्म से पास करवाया जाता है। जब इसको प्रिज्म से पास करवाते हैं तो ये जो व्हाइट लाइट होती है ये मुख्तलिफ कंपोनेंट कलर के अंदर ब्रेक हो जाती है, वॉयलेट आपको मिलता है और रेड कलर के बीच में मुख्तलिफ कलर्स मिलते हैं, और ये स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किस तरह से मिलता है ये आपने यहाँ पर सीखा। अब हम लाइन स्पेक्ट्रम पे बात करने जाएंगे जी, और लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से प्रोड्यूस होता है इस पे हम बात करेंगे। तो जो लाइट इमिट होती है डिस्चार्ज ट्यूब से, अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हो सकती हैं, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये फिर हीलियम गैस भी हो सकती है, इसी तरह ये नियॉन गैस भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स ले सकते हैं, और उनसे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं तो उनको अगर प्रिज्म से पास किया जाएगा तो ये लाइट भी डिस्पर्स होती है, लेकिन डिस्पर्स होने के बाद ये हर वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि कुछ डिस्क्रीट शार्प लाइंस प्रोड्यूस करती हैं जी, यानी मुख्तलिफ शार्प लाइंस प्रोड्यूस करती हैं जिनके दरमियान में गैप होता है जी। और ये जो डिस्क्रीट लाइंस हैं ये सिंगल वेवलेंथ की होती हैं, और इनको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और बाकी पूरे का पूरा रीजन क्या होता है, डार्क होता है, सिवाय इन शार्प लाइनों के बाकी पूरे की पूरी फोटोग्राफिक प्लेट डार्क ही रहती है।
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की तरह नहीं होता कि पूरी की पूरी फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको मुख्तलिफ कलर नजर आ रहे हैं, ये आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है जी कि फोटोग्राफिक प्लेट पूरी की पूरी डार्क ही है, हाँ कुछ जगहों पर आपको ब्राइट कलर की लाइंस दिख रही हैं। ये जो डिस्क्रीट लाइंस हैं ये खास वेवलेंथ रखती हैं, और अगर लाइट सिंगल वेवलेंथ रखे तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं जी। तो स्पेक्ट्रम जो होता है वो ब्राइट बैंड्स पर यानी ब्राइट लाइंस पर और बाकी डार्क स्पेसेस पर मुश्तमिल होता है, और ये स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और जो कलर है बैंड का, असल में वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद है। तो अगर सोडियम मौजूद होंगे यानी सोडियम के वेपर्स मौजूद होंगे तो येलो कलर की लाइट आपको दिखेगी, और अगर इसके अंदर नियॉन मौजूद होगा तो नियॉन की जो लाइट होती है वो ग्रीन कलर की लाइट होती है। तो मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ रेडिएशंस को इमिट करते हैं। तो जो कलर है वो वहां पे वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम की हर वेवलेंथ मौजूद थी, इसलिए वहां पर वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा था। या गैस की नेचर पे डिपेंड कर रहा है जी कि गैस कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगी। तो जो सोडियम का वेपर्स है वो येलो कलर की वेवलेंथ को इमिट करते हैं, इसलिए सोडियम आपको येलो कलर की लाइट इमिट करेगा, और अगर नियॉन होगा तो वो फिर ग्रीन कलर की लाइट इमिट करेगा। तो ये जो रेडिएशन जो इमिट हो रही है उसका ताल्लुक उस एलिमेंट से है जी जो वेपर फॉर्म के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से प्रोड्यूस होता है ये अब डायग्राम की फॉर्म में आपके सामने है जी। और ये आपको डिस्चार्ज ट्यूब नजर आ रही है, इस डिस्चार्ज ट्यूब से निकलने वाली रेडिएशन को स्लिट से पास किया जाता है ताकि इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए और इनकी डायरेक्शन एक हो जाए। उसके बाद इस लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, जब इस लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं जी तो ये मुख्तलिफ कलर के, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं जी, ये आपको कलर दिख रहे हैं। बाकी ये तमाम जो यहाँ पे व्हाइट नजर आ रहा है इसको आप ब्लैक मानिएगा। बाकी तमाम के तमाम पोर्शन पे यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं दिखी। इस पोर्शन यानी वॉयलेट और ग्रीन के दरमियान भी आपको कोई रेडिएशन नहीं दिख रही। ये डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन के दरमियान कोई रेडिएशन नहीं है, ग्रीन येलो के दरमियान कोई रेडिएशन नहीं है, येलो रेड के दरमियान कोई रेडिएशन नहीं है, रेड और आखिर तक कोई रेडिएशन नहीं है, सिर्फ आपको चंद ही कलर्स दिख रहे हैं। तो ऐसा स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। लाइन स्पेक्ट्रम की बहुत अहमियत है, और लाइन स्पेक्ट्रम की क्या अहमियत है इसी को हम स्टडी करने जाएंगे। तो यहाँ जरा आप इसको फोकस होके देखिएगा जी। तो ये जो पहली अहमियत है इसकी वो क्या है जी? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका उसका स्पेक्ट्रम है, और एलिमेंट का या जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि व्हाइट लाइट सन से या इनकैंडेसेंट लैम्प से वो तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देती है, लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम या किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है जी। और यहाँ लिखा हुआ है जी कि इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट को अगर आपने पहचानना है, एलिमेंट की अगर आपने शनाख्त करनी है तो उसके लाइन स्पेक्ट्रम से भी उसकी शनाख्त होती है। और उसकी वजह क्या है जी कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे अब आपके सामने दो शनाख्त आ गई एलिमेंट की। जो पहली शनाख्त है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, और वो हमने पढ़ा था जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो जो पहली शनाख्त है वो उसका एटॉमिक नंबर है, और जो दूसरी शनाख्त है वो उसका स्पेक्ट्रम है जी। तो असल में जो स्पेक्ट्रम है जी उसकी वजह क्या है जी कि हर एलिमेंट जो रेडिएशंस इमिट करता है जी उसके अंदर करेक्टरिस्टिक सेट ऑफ लाइंस होती हैं जी। तो इन लाइंस के कलर भी मुख्तलिफ होते हैं, और अगर कलर सेम भी हैं तो इनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है जी। तो क्योंकि जो मुख्तलिफ वेवलेंथ का एक आपको सेट मिल रहा है तो इसलिए ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है जी? ये फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है जी। या जिस तरह बार कोड होता है जी, तो तमाम बार कोड बज़ाहिर तो आपको एक जैसे दिखते हैं,
लेकिन वो बार कोड असल में मुख्तलिफ होते हैं जी, लाइंस मुख्तलिफ जगह पे होती हैं, इसलिए वो तमाम के तमाम बार कोड मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह जो लाइन स्पेक्ट्रम है एलिमेंट का वो भी बार कोड की तरह ही होता है जी, और मुख्तलिफ सेट्स ऑफ लाइंस मौजूद होती हैं जिनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। फिंगरप्रिंट इसलिए कहते हैं कि जिस तरह इंसान को पहचानने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं जी, और तमाम के तमाम इंसानों के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और फिंगरप्रिंट इंसान की आसान पहचान है, इसी तरह स्पेक्ट्रम भी एलिमेंट्स की आसान पहचान है, और तमाम के तमाम एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो मुख्तलिफ होता है जी। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर अब आपको मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं जी। तो ये सन से प्रोड्यूस होने वाला कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, उसके बाद ये हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होने वाला स्पेक्ट्रम है। देखिए हम आपको मुख्तलिफ कलर की लाइट नजर आ रही है लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे नजर आ रही हैं। ये हीलियम से प्रोड्यूस होने वाला स्पेक्ट्रम है जी, जो आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ लाइनें और मुख्तलिफ जगहों पे दिख रही हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें वेवलेंथ भी लिखी हुई है कि किस वेवलेंथ पे ये रेडिएशन आपको मिलेंगी। इसी तरह ये मरकरी से प्रोड्यूस होने वाला स्पेक्ट्रम है, और ये यूरेनियम से प्रोड्यूस होने वाला स्पेक्ट्रम है जी। तो ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मरकरी, यूरेनियम, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स लाइन स्पेक्ट्रम दे रहे हैं। और देखिए लाइनों की तादाद भी मुख्तलिफ है और इन लाइंस की पोजीशंस भी मुख्तलिफ है, तो इनको असल में करेक्टरिस्टिक सेट्स ऑफ लाइन कहते हैं। तो हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ है, इसलिए स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तो अगर एलिमेंट्स को पहचानना है तो एलिमेंट को उसके लाइन स्पेक्ट्रम से पहचाना जाता है जी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये सबसे बड़ी अहमियत है लाइन स्पेक्ट्रम की। जो लाइट स्पेक्ट्रम की दूसरी अहमियत है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि ओनली सर्टेन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस आर इमिटेड। तो अब आपने क्या देखा जी कि कुछ ही वेवलेंथ की लाइट इमिट हुई, बाकी वेवलेंथ की तो लाइट इमिट हुई नहीं जी। तो ये इस बात को फोकस करती है जी कि देयर एग्जिस्ट द प्रेजेंस ऑफ डेफिनाइट एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के गिर्द खास एनर्जी लेवल्स होते हैं कि जिसके बारे में बोहर्स ने भी बताया था जी। तो ये खास एनर्जी लेवल्स का जिक्र करती हैं, रदरफोर्ड ने एनर्जी लेवल्स के बारे में नहीं बताया था। लाइन स्पेक्ट्रम इस बात को इंडिकेट कर रहा है जी कि न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते होंगे, और इसी बात को फिर बोहर ने और प्लांक्स ने प्रपोज किया है जी कि लाइन स्पेक्ट्रम ये इसको भी सेकंड करता है जी कि जो प्लांक का दिया हुआ मॉडल है या जो बोहर का दिया हुआ मॉडल है वो बिल्कुल सही है जी। तो होता क्या है जी कि जो एलिमेंट है उसको हीट किया जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो आपने एलिमेंट को हीट किया है वो आपने इलेक्ट्रिकली हीट किया है, और उसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल के अंदर यानी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए हैं। अब वो यानी हायर एनर्जी लेवल पे मौजूद है। अब जब वो जंप करेंगे फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वो एक खास एनर्जी को इमिट करते हैं जिसको एनर्जी क्वांटाइजेशन कहते हैं। और इस एनर्जी क्वांटाइजेशन का जिक्र प्लांक्स ने भी किया है, और इस एनर्जी क्वांटाइजेशन का जिक्र बोहर ने भी किया है, और इसी एनर्जी क्वांटाइजेशन की वजह से आपको एक मखसूस लाइन नजर आ रही है। अगर हर वेवलेंथ की लाइट इमिट होती थी, जो एक बड़ा मसला था किसका, रदरफोर्ड का जी, कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको जब चैडविक ने स्टडी किया था जी, तो उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट को हर वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करना चाहिए थी, यानी इस किस्म का स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम बार बार लाइन मिल रहा था, तो उस लाइन के मिलने की वजह क्या है जी कि एनर्जी क्वांटाइजेशन है। एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं न्यूक्लियस के बाहर जो कि एक खास किस्म की एनर्जी रखते हैं, और किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर उस एनर्जी लेवल में आना है जी तो खास एनर्जी की रेडिएशन को इमिट करना पड़ेगा। तो ये जो फिनोमेना है इसको एनर्जी क्वांटाइजेशन कहते हैं, जो कि फिर बाद में प्लांक्स ने और बोहर ने प्रपोज किया। तो लाइन स्पेक्ट्रम प्लांक्स के इस पोस्टुलेट को या बोहर की एनर्जी क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है जी। तो ये अहमियत है लाइन स्पेक्ट्रम की।
अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं और हाइड्रोजन ये आपका एक एलिमेंट है और यकीनन हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता होगा वो भी लाइन स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एलिमेंट्स या एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है जी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स jumps from higher energy level to lower energy level, different spectral lines are produced. These spectral lines are known as hydrogen spectrum. तो देखिए ये पहली बात तो आप ये सुने जी कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किस तरह से किया जाएगा। तो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन को फिल किया जाएगा और फिल करने के बाद इसे इलेक्ट्रिकली हीट किया जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के अंदर जम कर जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं जी। जो अपनी नॉर्मल एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है उनको ग्राउंड स्टेट कहते हैं जी। और जो ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद ना हो यानी किसी हायर एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद हो तो आपके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जम्प्स करेंगे लोअर एनर्जी लेवल के अंदर तो देखें ये किसी हायर एनर्जी लेवल से डायरेक्ट फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर भी जंप कर सकते हैं और अगर ये चाहें तो ये सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर भी जंप कर सकते हैं और इस तरह थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर भी जंप कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल के अंदर ये किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जंप करेंगे। तो ये मुख्तलिफ जब एनर्जी लेवल्स के अंदर जंप करेंगे यानी लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जंप करेंगे तो मुख्तलिफ लाइन्स प्रोड्यूस होंगी और इन स्पेक्ट्रल लाइन्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं जी। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जी। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अब आपके सामने है जी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की के अंदर जो मुख्तलिफ लाइंस आपको मिलती हैं ये उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं जी। तो एक लाइमन सीरीज है, दूसरी बाल्मर सीरीज है, तीसरी पास्चन सीरीज है, चौथी ब्रैकेट सीरीज है और पांचवी फंड सीरीज है जी। तो जिन साइंटिस्ट ने इन सीरीज को डिस्कवर किया उन्हीं के नाम से ये सीरीज जानी जाती है। सबसे पहले जो सीरीज डिस्कवर्ड हुई वो बाल्मर ने की, जिसको बाल्मर सीरीज कहते हैं। और बाल्मर सीरीज सबसे पहले इसलिए डिस्कवर हुई क्योंकि ये विजिबल रीजन के अंदर है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि लाइमन सीरीज विजिबल रीजन के अंदर नहीं है बल्कि ये अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर है और पास्टन, ब्रैकेट और फंड ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर है। तो बाल्मर सीरीज सबसे पहले इसलिए डिस्कवर हुई क्योंकि बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन के अंदर मौजूद थी और इसको नेकेड आई से देखना आसान था, इसलिए सबसे पहली डिस्कवर होने वाली सीरीज बाल्मर सीरीज है। तो इन तमाम सीरीज के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आपने इन सीरीज के नाम को याद रखना है और ये सीरीज किस तरह से हासिल होती है। तो ये असल में ग्राउंड स्टेट यानी लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है उसके हिसाब से इन सीरीज को नाम दिया जाता है जी। तो अभी हम इसको पढ़ने भी जाएंगे और आपने इसका यानी जिस शेल के अंदर ट्रांजिशन हो रही है उसका नंबर याद रखना है और इन सीरीज का नाम याद रखना है। तो लाइमन सीरीज को हम स्टडी करेंगे जी। और लाइमन सीरीज क्या है जी कि when an excited electron of hydrogen atom jumps from higher energy level to first energy level, the series of line obtained is known as Lyman series। तो अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन जंप्स करेगा फ्रॉम टू फर्स्ट एनर्जी लेवल तो 2 से 1 में आ गया या 3 से 1 में आ गया या 4 से 1 में आ गया या किसी भी हायर से 1 में अगर आएगा जी, तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर जंप करेगा तो उसके नतीजे में जो रेडिएशन इमिट होंगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर इमिट होंगी और ये जो रेडिएशंस हैं ये क्या कहलाएंगी, ये आपकी लाइमन सीरीज कहलाएंगी क्योंकि लाइमन ने इसको डिस्कवर किया इसलिए ये लाइमन सीरीज कहलाती हैं। और अगर आपको याद हो जी कि जिस लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेशन की थी तो हमने वेव नंबर के लिए एक डेरिवेशन की थी जिसका फॉर्मूला ये था जी। फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे था NL और यहाँ था NH। तो NL का मतलब था लोअर एनर्जी लेवल और NH का मतलब था हायर एनर्जी लेवल। तो देखिए लाइमन सीरीज के अंदर लोअर एनर्जी लेवल तो फिक्स हो गया
क्योंकि अगर रेडिएशन फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आएंगी, यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आएगा तब जाके ये रेडिएशन एमिट होंगी जी। तो NL फिक्स हो गया, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1 और 1 का स्क्वायर आप जानते हैं जी 1 ही होता है जी। और यहाँ पे लिखा NH, तो NH यानी हायर एनर्जी लेवल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हो सकते हैं जी। तो ये जो रेडिएशन है जी, जो किसी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो उसके नतीजे में जो लाइंस आपको मिल रही हैं उसको आप लाइमन सीरीज कहते हैं। बाल्मर सीरीज पे बात करेंगे जी। तो बाल्मर सीरीज में क्या है जी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जम्प्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन ना आए, बल्कि सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके नतीजे में जो रेडिएशन इमिट होंगी उसको आप क्या कहेंगे, बाल्मर सीरीज कहेंगे। और बाल्मर सीरीज आपको विजिबल रीजन के अंदर मिलती है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा जी। तो जो लोअर एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे अब फिक्स हो गया 2, और हायर एनर्जी लेवल कोई भी हो सकता है, यानी 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, वो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हो सकता है जी। तो ये जो सीरीज आपको नजर आ रही है ये आपकी बाल्मर सीरीज है जी। और बाल्मर सीरीज इसको इसलिए कह रहे हैं जी कि हायर एनर्जी लेवल से आने वाले इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल तक आए हैं, इससे नीचे नहीं गए। फिर इसी तरह पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज है जी। तो पास्टन सीरीज क्या है जी कि अगर हाइड्रोजन का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से तीसरे एनर्जी लेवल में आएगा, तो उसके नतीजे में जो सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन होंगी उनको पास्टन सीरीज कहते हैं। और पास्टन सीरीज इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलती है जी। और ये जो इंफ्रारेड रीजन है ये नियर इंफ्रारेड रीजन कहलाता है जी। ब्रैकेट फंडामेंटल IR रीजन कहलाता है, और फंड फार IR रीजन कहलाता है जी। तो ये नियर IR रीजन के अंदर आपको ये रेडिएशंस मिलती है जी। और क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पर थर्ड फिक्स हो गया, इसलिए ये सीरीज क्या कहलाती है, पास्टन सीरीज कहलाती है। और हायर एनर्जी लेवल थर्ड से ज्यादा होना चाहिए जी। तो ये पास्टन सीरीज आपको दिख रही है, और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से तीसरे एनर्जी लेवल के अंदर आ रहे हैं। इस तरह ब्रैकेट सीरीज है जी। और हाइड्रोजन का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से चौथे एनर्जी लेवल के अंदर आएगा, तो जो सीरीज मिलेगी उसको ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। और ये फंडामेंटल IR रीजन के अंदर ऑब्टेन होती है जी। और यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल फोर्थ फिक्स होता है, और हायर एनर्जी लेवल 4 से ज्यादा हो सकता है जी। तो ये जो रेडिएशन आपको नजर आ रही है ये ब्रैकेट सीरीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर इसने जंप किया है। और ये जो आखिरी सीरीज है इसको फंड सीरीज कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल के अंदर जंप करेगा, तो जो सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी उसको फंड सीरीज कहते हैं। और फंड सीरीज आपको फार IR रीजन के अंदर मिलती है जी। और जो लोअर एनर्जी लेवल है वो 5 फिक्स होता है जी, और हायर एनर्जी लेवल 6, 7 और इन्फिनिटी तक हो सकता है जी। तो ये आपको फंड सीरीज नजर आ रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल के अंदर जंप हुआ है। तो ये आपको 5 जो सीरीज है इसमें लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज है। तो आपने इनके नाम याद रखने हैं। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन के अंदर, पास्टन नियर IR के अंदर, ब्रैकेट फंडामेंटल IR के अंदर, और फंड फार IR के अंदर मिलती है। और लाइमन सीरीज के अंदर जो लोअर एनर्जी लेवल वो होता है वो 1, बाल्मर के अंदर 2, पास्टन के अंदर 3, ब्रैकेट के अंदर 4 और फंड के अंदर 5 होता है। तो अगर ये 3 चीजें आप याद रख लें तो आपके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को याद रखना इंतहाई आसान रहेगा। डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम के दरमियान। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है जी, इन विच देयर इज नो बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द कंपोनेंट्स वेवलेंथ और कंपोनेंट कलर। कोई बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं होती, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर देयर इज अ बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कंपोनेंट कलर। तो बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन होती है, यानी ब्लैक स्पेसेस होते हैं जो कि बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन का काम करते हैं। ये दूसरा डिफरेंस है जी कि जो लाइट है सनलाइट से या इनकैंडेसेंट लैम्प से वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देती है, और जो रेडिएशन डिस्चार्ज ट्यूब से मिलती है या क्रुक्स ट्यूब से मिलती हैं
उनके जरिए से जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, यानी एलिमेंट्स लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं, जबकि सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये तीसरा डिफरेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंप्राइजेस ऑफ बैंड्स ऑफ कलर्स इंटरमिक्स विद ईच अदर। तो ये मुख्तलिफ कलर के बैंड्स पर मुश्तमिल होती हैं और वो इंटरमिक्स होते हैं, यानी उनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, आप किसी कलर के दरमियान तफरीक नहीं कर सकते। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम सेवरल ब्राइट फ्रिंजेस पर मुख्तलिफ मुश्तमिल होती हैं जी, और जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है, यानी डार्क बैकग्राउंड के अंदर आपको चंद लाइंस नजर आएंगी, चंद फ्रिंजेस नजर आएंगी जो कि कलर्ड होंगी, बाकी पूरे का पूरा पोर्शन डार्क होगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये चौथा डिफरेंस आपके सामने है जी। और यहाँ लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम हैज ब्रॉड रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो इस तरह मैंने आपको बताया था कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम वायलेट से लेकर रेड कलर के दरमियान जितनी भी वेवलेंथ है और जितने भी कलर है वो तमाम के तमाम आपको दिखेंगे। तो ये है ब्रॉड रेंज ऑफ वेवलेंथ। और जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर सिर्फ लिमिटेड वेवलेंथ ही मिलती हैं जी, जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी आपको करेक्टरिस्टिक सेट ऑफ लाइंस मिलता है जी, और इसका ताल्लुक उस एलिमेंट से होता है, और यही वजह है कि लाइन स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट कहलाता है जी। तो कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम के दरमियान जो फर्क था वो आपने इस स्लाइड के अंदर स्टडी किया। कुछ रीजंस हैं उसको डिस्कस करने जाएंगे जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी वाई एटम्स गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देते हैं, या आप ये कहें जी कि एलिमेंट्स लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देते हैं जी, तो उसका जवाब अब आपके सामने है जी। और ये आपने बोहर एटॉमिक मॉडल को इस्तेमाल करके इस बात को समझाया है जी। तो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल देयर एग्जिस्ट्स अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, an electron does not emit or absorb energy during its orbital motion। तो ये आपने पढ़ा था जी कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मौजूद होता है जी, तो ये जो ऑर्बिट है ये स्टेशनरी स्टेट कहलाती है जी, और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी इमिट करता है जी। और जब इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट करवा देंगे तो ये हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, और जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आएगा तो ये तमाम की तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये तमाम की तमाम रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा, बल्कि कुछ खास रेडिएशन को इमिट करेगा। और जब ये खास रेडिएशन को इमिट करेगा तो उसकी वजह से सिर्फ एक लाइन प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अगर तमाम की तमाम रेडिएशन की लाइट इमिट होती तो फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता, लेकिन खास वेवलेंथ की लाइट इमिट हो रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है, तो इसलिए स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है, यानी एटम लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल हमारे सामने हैं और इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे और इनका ताल्लुक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से है जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लाइन इन लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के अंदर प्रोड्यूस होने वाली लाइन को की वेव नंबर को आप निकालिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। देखिए अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट का तस्करा नहीं भी करता तो उसने लाइमन सीरीज दे दी थी, और लाइमन सीरीज की खास बात क्या है जी कि जो लोअर एनर्जी लेवल है वो क्या होता है जी 1 होता है जी। तो इम्तिहान का ये सवाल है, आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो हम डाटा बनाने जाएंगे और हमने जो वेव नंबर निकालना है वो लाइमन सीरीज के अंदर निकालना है, इसलिए मैंने लिख दिया वेव नंबर ऑफ लाइमन सीरीज मुझे फाइंड करना है। आगे पढ़िए तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो देखिए आपने लिखा एक एन की वैल्यू क्या है जी 3 है और एक एन की वैल्यू 1 है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जी कि जो एनर्जी लेवल बड़ा है उसको आप हायर एनर्जी लेवल कहते हैं और जो एनर्जी लेवल छोटा है उसको आप लोअर एनर्जी लेवल कहते हैं। तो आपने एच से और एल से लिखा। अब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो हमने लिखा यूजिंग फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो क्या है जी कि वेव नंबर जो लाइमन सीरीज का है उसकी किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ये राइजबर्ग कांस्टेंट है और राइजबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं
109,678 सेंटीमीटर इनवर्स है ये वैल्यू। हमने लिखा 1 अपॉन लाइमन सीरीज की वजह से लिखा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा 1 अपॉन एन एच का स्क्वायर। तो ये लाइमन सीरीज का फॉर्मूला जो आपने पीछे पढ़ा है उसको अब आपने यहाँ पे लिखा। अब हम वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। मैंने लिखा जी वेव नंबर जो लाइमन सीरीज की है वो किसके बराबर हो जाएगी, 109,678 यानी राइजबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को पुट किया, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मैंने लिखा 3 का स्क्वायर। तो वेव नंबर जो लाइमन सीरीज के अंदर आएगा वो 109,678, 1 अपॉन 1 तो 1 आ जाएगा, और ये 1 अपॉन 9 हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो वेव नंबर जो लाइमन सीरीज के अंदर इमिट होगा 109,678, तो ये 1 हो गया, और 1 डिवाइडेड बाय 9 करें तो जवाब आता है 0.111। अब आप इसको सॉल्व करें तो 109,678 इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जवाब आ रहा है 0.88, राउंड ऑफ करें तो 9 आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 97503.7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये लाइमन सीरीज के अंदर जो वेव नंबर लाइट का इमिट हुआ है जबकि इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आएगा, तो उसके नतीजे में जो वेव नंबर लाइट की इमिट होगी उसकी वेव नंबर ये होगा। ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है, और ये भी न्यूमेरिकल है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल है। यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेव नंबर, तो आपने वेव नंबर को फाइंड करना है ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट। तो यानी जो हायर ऑर्बिट आपको दिया है वो थर्ड ऑर्बिट दिया है, और लोअर ऑर्बिट का यहाँ पे कोई तस्करा नहीं है, तो लोअर ऑर्बिट का भी आपने फैसला करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है कि इट ऑब्टेन इन विजिबल रीजन। तो देखें यहाँ पे आपको उसने ये भी नहीं बताया कि लाइमन सीरीज है, बार्मर सीरीज है, ब्रैकेट फंड सीरीज है, तो इसके बाद या पास्टन सीरीज है, इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन आपको बता दिया कि विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन का मतलब ये है जी कि ये जो सीरीज आपको मिलेगी ये बाल्मर सीरीज कहलाएगी, और बाल्मर सीरीज के लिए आप जानते हैं जी कि जो लोअर एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो न्यूमेरिकल को पढ़ के आपने इसका डाटा बनाना है जी। तो ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था जिसके अंदर बातें आपको छुपा के उसने दी थी जी। तो मैं इसका डाटा बनाने जा रहा हूँ। तो आपने लिखा जी कि वेव नंबर आपने निकालना है, क्योंकि विजिबल रीजन का तस्करा है, इसका मतलब है जो वेव नंबर आपको आएगी वो बाल्मर सीरीज के अंदर आपने वेव नंबर निकालना है। और बाल्मर सीरीज से आपको अच्छी तरीके से अंदाजा है कि एन एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। और वो आपने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये पता है जी कि जो लाइट है वो विजिबल रीजन के अंदर आएगी, और विजिबल रीजन के अंदर लाइट जब भी आएगी तो जो सीरीज होगी उसको बाल्मर सीरीज कहेंगे, और एन एल की वैल्यू हमेशा क्या होगी जी, 2 होगी। तो आपने इसको देख के लिखा, और किस एनर्जी लेवल से, थर्ड एनर्जी लेवल से जंप कर रहा है, इसलिए जो हायर एनर्जी लेवल है वो क्या होगा जी, थर्ड होगा। राइजबर्ग कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यू लिखी 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। जो फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ उस फार्मूले को लिखा, मैंने लिखा यूजिंग फार्मूला, और जो फार्मूला इस्तेमाल करूंगा वो बाल्मर सीरीज का है। और बाल्मर सीरीज की खास बात क्या है जी कि आर जो लोअर एनर्जी लेवल है वो फिक्स है जी, और हायर एनर्जी लेवल का तायुन वो न्यूमेरिकल के अंदर हो जाएगा। तो ये मैंने फार्मूला लिखा। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा जी वेव नंबर ऑफ बाल्मर सीरीज ये बराबर होगा राइजबर्ग कांस्टेंट 109,678 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और एन एच की वैल्यू 3 है तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वेव नंबर बाल्मर सीरीज का 109,678, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी। अब मैं इसको चाहूँ तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट वुमन एलसीएम लेने में गलती कर देते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसका एलसीएम लेने की बजाय डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/4 का जवाब आ गया 0.25, 1/9 का जो जवाब है वो है 0.111। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और फिर मैं इसको राइजबर्ग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 109,678 को। इसको सॉल्व किया, मेरे पास जवाब आ रहा है 0.139। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वेव नंबर आ रहा है बाल्मर सीरीज का वो आ रहा है 15245.2
सेंटीमीटर इनवर्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा तो जो लाइट आपको दिखेगी वो कैसी भी होगी, वो विजिबल रीजन के अंदर होगी, और विजिबल रीजन के अंदर जो उसकी वेव नंबर होगा वो ये होगा, और विजिबल रीजन जब भी होगा तो जो सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपकी बाल्मर सीरीज कहलाएगी। तो ये जो न्यूमेरिकल था छुपे हुए अंदाज के अंदर, उसने ना आपको बाल्मर सीरीज के बारे में बताया था और ना ही उसने लोअर एनर्जी लेवल के बारे में बताया था, और इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना था जो आपने किया। तो अब आपने क्या चीज याद रखनी है, इनके नाम याद रखें, नाम के साथ लो एनर्जी लेवल को याद रखें, और उसके साथ जिस रीजन के अंदर ये मिलेंगे उसको अगर आप याद रखें जी तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद रखना इंतहाई आसान रहेगा। तो ये आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर के अंदर आपने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और स्पेक्ट्रम कितने किस्म के होते हैं, और उसके बाद फिर आपने ये डिस्कस किया जी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है जी, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो मुख्तलिफ लाइंस आपको मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं, उनके फॉर्मूले आपने देखे, और उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स सीखे। इम्तिहान में इस टॉपिक से सवालात किस तरह से आए हुए हैं आइए देखते हैं। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और ये न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लाइन इन लाइमन सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। एन एल आपको 1 दिया हुआ है, यानी लोअर एनर्जी लेवल 1 है, हायर एनर्जी लेवल 3 है, राइजबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं, वेव नंबर आपको निकालना है। ये दूसरा सवाल आपके सामने है और ये भी न्यूमेरिकल है और लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4 to 2। बाल्मर सीरीज के अंदर आपको ये मिलेगी। तो ये इस न्यूमेरिकल का डाटा है और आप बासानी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डिड बोहर थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किस तरह से डिफाइन करता है, उसके बाद कह रहे हैं जी हर सीरीज का नाम लिखें और हर सीरीज का फॉर्मूला लिखें जी। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट आपको बताने पड़ेंगे जी कि इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती हैं, न्यूक्लियस के गिर्द जब ये रिवॉल्व करता है तो ये ना एनर्जी इमिट करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यानी ये स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती हैं। जब इसे हाई एनर्जी लेवल में जाना होता है जी तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जब लो एनर्जी लेवल के अंदर आना होता है तो एनर्जी को इमिट करता है, और इसी वजह से ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी को इमिट करता है, और इसलिए हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है जी, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। बहुत अच्छा है जी कि इन पोस्टुलेट को देने के बाद आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन को लिखें और उसके बाद फिर इन स्पेक्ट्रम की सीरीज के नाम लिखें और इनके फॉर्मूले लिखें। इनके फॉर्मूले देखें यहाँ पे अब आपको इस स्लाइड के अंदर एक जगह हुए हुए हैं जी। तो देखिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ लोअर एनर्जी लेवल का फर्क नजर आ रहा है जी। अगर इसी स्लाइड के अंदर आप रीजन को भी इंक्लूड कर लें तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बासानी याद कर सकते हैं। ये चौथा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एलिमेंट गिव लाइन स्पेक्ट्रम। तो एलिमेंट लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है जी, तो अब आप इसको बोहर एटॉमिक मॉडल से बासानी समझा सकते हैं जी कि ऑर्बिटल्स असल में क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हैं, यानी ऑर्बिटल की एक खास एनर्जी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को आने के लिए एक खास एनर्जी का होना है, यानी खास एनर्जी की रेडिएशन को इमिट करना है जी। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है जी तो अपनी एनर्जी ना इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, यानी ये स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती हैं। जब ये हाई एनर्जी लेवल पे जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब वापस आता है तो एनर्जी इमिट करता है। तो क्योंकि स्पेसिफिक रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिट होती है इसलिए एलिमेंट का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर के अंदर आपने स्पेक्ट्रम्स के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ा, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा और उन दोनों के अंदर फर्क करना सीखा, और लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर फिर आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, लाइन स्पेक्ट्रम की अहमियत को आपने जाना और ये जाना जी कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट को पहचानने के दो तरीके हैं,
एक तरीका है जी उसका एटॉमिक नंबर और दूसरा तरीका है उसका स्पेक्ट्रम, क्योंकि हर एटम का और हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट या दूसरे एटम के स्पेक्ट्रम से मुख्तलिफ होता है, इसलिए स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो ये सबसे अहम बात थी आज के लेक्चर की। और उसके बाद फिर आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर प्रोड्यूस होने वाली 5 लाइनों को स्टडी किया। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज के बारे में पढ़ा, इनके फॉर्मूले को पढ़ा, ये किस रीजन के अंदर मिलते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा, और सबसे आखिर में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आपने किया। तो जो अगला लेक्चर है इस चैप्टर का वो लेक्चर नंबर 8 है, और इस लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं, और क्वांटम नंबर से आप इलेक्ट्रॉन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो क्वांटम नंबर ये मालूमात कैसे देते हैं, यही हमारे अगले लेक्चर का मौजू है। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।